Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is आप बोर्ड पे जैसे देख रहे हो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो आप एक बोर्ड पे एक डायग्राम देख रहे हो, तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा लास्ट वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ बता देता हूँ जिससे आप इस चीज़ को भी रिलेट कर पाओ। और आज हम बेटा आपने याद करो शुरुआत में एक ऐसा डायग्राम भी देखा था आप जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे थे, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो आप इस टाइप से डायग्राम देखते थे बेटा कि कुछ लाइन स्पेक्ट्रम इस टाइप से आते थे, कुछ लाइन के पास में है, फिर ये फिर इस टाइप के पास में कुछ लाइन है। तो आज हम इस डायग्राम को है ना, और जो बोर मॉडल और जो क्वांटम थ्योरी है, और बोर मॉडल में कुछ क्वांटम थ्योरी को पॉइंट करके कुछ यूजेस उसके एप्लीकेशंस लिए बेटा, मतलब रदरफोर्ड की कुछ प्रॉब्लम को दूर किया, साथ ही साथ बोर मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स भी आई बेटा। तो आज ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक है, मतलब एक मिक्स टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, मतलब ये डायग्राम से रिलेटेड इसके फैक्ट्स, बोर मॉडल की ड्रॉबैक्स है ना, क्वांटम थ्योरी को यूज करना, तो एक थोड़ा मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक टाइप का है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, चलो तो हम पॉइंट की बात करते हैं। याद करिए लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें आपको क्या पढ़ाया था, हमने उसमें आपको बेटा ये पढ़ाया था कि बोर ने कैसे रदरफोर्ड की मॉडल को दूर किया, और रदरफोर्ड मॉडल की जो ड्रॉबैक्स थी बेटा उनको दूर किया। तो याद करिए रदरफोर्ड मॉडल की एक ड्रॉबैक थी क्या, कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो कंटिन्यूअसली जब एनर्जी को लॉस करेगा तो न्यूक्लियस में आ जाएगा, और जब वो कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस कर रहा है तो हमारा जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो भी कैसे बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन बोर ने क्या किया, जैसे मैं ये बेटा क्या है n बराबर 1 2 3 4 ये भी एक एनर्जी लेवल्स हैं, और अपने जो बोर मॉडल में आपने याद किया इसमें क्वांटम थ्योरी को यूज करके भी क्या पॉइंट डाले थे। ठीक है, मैं 5 मिनट्स में पुराना रिवाइज कर देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, एक बोला शेयर है, इसको बोलते हैं n बराबर 1 है ना, ये हमारे पास L है n बराबर 2। ठीक है, ये हमारे पास FALN है ना, और यहाँ पर n बराबर कर देते हैं। अगर आप लोग एक शेयर यूज करते हो तो वो n बराबर कर देगा 4। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, वहाँ डिफरेंट जो है एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है ना बेटा, क्लियर? तो और वहाँ पे भी हमें क्लियर हो गया जो एनर्जी होती है वो फर्स्ट शेल से मतलब के शेल से ज्यादा n की, x से ज्यादा n की और n से ज्यादा n की होती है। इज इट क्लियर? तो वहाँ पर उसने बता दिया था, याद करिए है ना, कि जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जैसे फर्स्ट एनर्जी सेल में 2 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या है, सेम रहती है। फिर बाद में एज ए क्वांटम नंबर्स है उनसे पता चला एक एनर्जी लेवल पे पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बदलती रहती है ना, चेंज होती रहती है, कभी ग्रुप चेंज हो जाएगी, फिर ग्रुप की अपने पर जाएगी, चेंज हो जाएगी अपने पर जाएगी। इज इट क्लियर? ये सब हम बेटा क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल रेजोनेंस क्वांटम नंबर्स और मैग्नेटिक में कई सारी चीजें बता चुके हैं। ठीक है नहीं? फिर वहीं से उन्होंने क्या निकाला कि जब तक बोर ने क्या कंक्लूजन निकाला, देखो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक को कैसे दूर किया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि एक एनर्जी लेवल पे जब एक डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या है, सेम है, घूमते घूमते अपने आप में कम नहीं होती। याद करिए आपको न्यूटन्स वगैरह ने भी बताया कोई भी चीज मोशन में होती है, हम उसने फोर्स है ना मोशन पर, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तब तक उसकी है ना मोशन में कोई चेंजेस नहीं आते। क्लियर? तो वही सेम चीज यहाँ पर भी घूम रही है, तो उसने जब बहुत डिफरेंट जो भी एक्सपेरिमेंट किए या आपने जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे बेटा उनको यूज करके जब बोर ने क्या बताया कि जब तक किसी एटम को एक्सटर्नली मतलब एनर्जी ना दी जाए, क्लियर है पॉइंट, किसी भी एटम को जब हम एक्स्ट्रा सोर्स से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं तब जाके उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके है ना अपनी शेल से अपने एनर्जी लेवल से निकल के किसी दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करेंगे। लेकिन अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी नहीं देते तो बेटा उसमें कोई इलेक्ट्रॉनों की जंपिंग वगैरह नहीं होती है, ना कोई एनर्जी लॉस होता है, और जब वो एनर्जी लॉस नहीं होगा तो फिर वो अपने शेल से निकल के दूसरे शेल में कैसे। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉब्लम दूर हुई, और जब बेटा वो एनर्जी लॉस नहीं कर रहा तो उसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। लेकिन अब बात करते हैं बेटा हम, ये जो आपके पास बोर्ड पे सामने एक डायग्राम दिख रहा है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो देखो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है क्या। देखो हाइड्रोजन जो हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है, आपने मान लीजिए कोई चैम्बर लिया उसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना, मान लीजिए आपने कोई चैम्बर लिया है ना, मतलब कोई बॉक्स टाइप लिया है ना, और उसमें आपने क्या लिया बेटा हाइड्रोजन गैस है।
ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस आप जानते हो है ना, वो कैसे होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। क्लियर। यहाँ पे ये क्या है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ठीक है नहीं। और गैस आप जानते हो वो होती है मॉलिक्यूलर, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती। हाइड्रोजन हाइड्रोजन टू एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और दैट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर। चलिए अब आपने क्या करना है, इसको एक्सटर्नल सोर्स से है ना, ये इधर लिख देता हूँ ना, ये आपके पास क्या है हाइड्रोजन H2, ये इधर H2 है ना, ये आपके पास क्या है गैस। क्लियर पॉइंट। तो अब लेकिन आप इसको एक्सटर्नल सोर्स से मान लीजिए हीट करते हो या सनलाइट में रखते हो, किसी भी तरीके से है ना, आप इसको क्या करते हो, एनर्जी प्रोवाइड करते हो। क्लियर है पॉइंट ना। तो ये हमारे पास आप इसको क्या करते हो, एनर्जी प्रोवाइड करते हो। क्लियर। और जब आप इसको एनर्जी देते हो तो ये जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा। चलो आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे इससे अलग एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप घर पे भी है ना, आपने किसी वेसल में है ना, किसी बाउल वगैरह में आपने वाटर ले रखे और आप जानते हैं इस वाटर में बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना बेटा। H2O इसमें है H2O के मॉलिक्यूल्स, और जब आप इसको बेटा हीट करते हो है ना, आप इसकी हीटिंग कर रहे हो बेटा, क्लियर। तो क्या ईच वाटर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है? शुरुआती दौर में जब आप वाटर को हीट कर रहे होते हो तो क्या मतलब आफ्टर सम टाइम तो क्या होगा कि मतलब सभी एम मॉलिक्यूल की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली बराबर हो सकती है, लेकिन जब आपने हीटिंग स्टार्ट की और थोड़े समय के बाद है ना, वाटर के ईच मॉलिक्यूल मतलब हर मॉलिक्यूल बराबर एनर्जी का एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना। खुद ही सोचो, जो वाटर मॉलिक्यूल पास में है वो जो नियर है वो ज़्यादा जल्दी हीट लेंगे, जो दूर है वो कम लेंगे, ठीक है। फिर इनमें आपस में क्या चलता है, इनके काइनेटिक मॉलिक्यूल्स की जो हीट एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना, वो मोशन स्टार्ट करते हैं। इज इट क्लियर। तो फिर नीचे वाले को ऊपर नीचे इस तरीके से सभी मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन करने लगते हैं। इज इट क्लियर। लेकिन शुरुआती दौर में तो बराबर नहीं होता। तो ऐसे ही अगर मान लो हम हाइड्रोजन गैस को है ना, हाइड्रोजन गैस में क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अगर हम उनको बेटा एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे तो क्या सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी इक्वल होगी? नहीं होगी ना। तो डिफरेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। इज इट क्लियर। तो ये वही चीजें हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों के दिमाग में कि हम इस इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ जब हाइड्रोजन की बात करते हैं, क्लियर, तो अगर हम इसकी भाई बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, हाइड्रोजन के में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, फर्स्ट शेल में होता है। और ये हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की जो ओरिजिनल स्टेट होती है जहाँ वो पाया जाता है वो उसकी क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है बेटा। और एनर्जी के देने पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में एनर्जी को जब उसकी बढ़ गई तो वो अपने से नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और एनर्जी दोगे बेटा और एनर्जी नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चला जाएगा। क्लियर पॉइंट। मैं अपनी लास्ट वीडियो में बेटा आपको ये बात बता चुका हूँ कि जब हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है बेटा, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जब उनकी एनर्जी बढ़ गई तो वो अपनी हायर एनर्जी स्टेट में एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और एनर्जी दोगे तो और हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। तो देखो ये जो n बराबर 1 n बराबर 2 3 4 आप देख रहे हो, ये क्या है, ये यही तो है जो अभी मतलब हमारी स्टेप से अगर आप देखो है ना, तो जो हमारे डायग्राम होते हैं क्या, ठीक है। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये इसकी फर्स्ट शेल हो गई, ये इसकी बेटा सेकंड शेल हो गई, ये थर्ड शेल हो गई। तो ये हम क्या करते हैं, ये शेल बोलते हैं n बराबर 1, तो ये n बराबर 1 ही तो है, क्लियर। ये हमारे पास सेकंड शेल और इसमें क्या होती है n बराबर 2। आगे समझ बेटा। तो जब आप बेटा इसको इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आप उनको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दोगे तो इस केस में ज्यादा बेटा किसकी है, एल की एनर्जी है, जो एनर्जी है वो है ना, केस में इसकी एल की। जब आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, तो एनर्जी लेवल में कहा जाता है। आगे समझ में। तो ये हम आपको लास्ट वीडियोस में भी क्लियर कर चुके हैं। इज दैट समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर पॉइंट। तो आप और ये देखो ये क्या है, सर्कुलर मतलब जो पाथ के बेसिस पर डायग्राम बनाया, रिवॉल्विंग पाथ इस टाइप से होता है। ये क्या है, उन्होंने उसको डायग्राम वाइज बनाने के लिए उसको सिमेट्रिकल लाइंस शो कर दिया है, बट ये भी है क्या, ये भी वही एनर्जी लेवल ही तो है बेटा भाई। n बराबर 1 फर्स्ट एनर्जी मतलब शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने बेटा आपको ये भी बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जब उनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो एक्साइट होकर वो अपनी हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, लेकिन हायर एनर्जी लेवल में वो ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे आप एनर्जी को देना बंद करोगे थोड़े टाइम बाद वो अपनी एनर्जी का लॉस करना स्टार्ट कर देंगे, जिसको कहते हैं इमिशन,
समझ में आ गई नहीं? तो जब वो एनर्जी को रिलीज करना चालू करेंगे, इमिशन स्टार्ट करेंगे, तो दोबारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले इधर से इधर गया, फिर जब एनर्जी लॉस करने लगेगा तो वो अपनी बैक स्टेट में वापस आने लगेगा, तो ग्राउंड स्टेट में वापस आने लगता है। तो ये वही चीज है बेटा। मान लीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, आपने एनर्जी दी तो पहले वो डिफरेंट एनर्जीज को लेके, है ना, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, लेकिन जब एनर्जी को लॉस करेगा तो क्या होगा बेटा, वो नीचे की तरफ लौट के अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है बेटा। तो अपने पास लौट के आएगा, यही चीज बेटा इस डायग्राम में बताई गई है। अब देखो, अब तक हमारे पास क्या होती है, वैसे अब तक जो वैसे सेल तो के एल एम एन ओ पी, है ना, डॉट 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 कितने भी मेंशन हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जितने एलिमेंट्स मिले हुए बेटा उनमें हमें जो शेल्स मैक्सिमम मिली है वो कितनी है, 7 है। इज दैट क्लियर? और एक जो है हमने उन्होंने क्या माना है, इसको कई बुक्स n इक्वल टू इन्फिनिटी भी मानते हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा मतलब भाई इससे भी आगे कुछ और हो सकता है, तो वहां से जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो उसको एक नेक्स्ट एनर्जी लेवल और मान लिया। कुछ बुक्स उसको n इक्वल टू इन्फिनिटी भी लिखती है ना, यहाँ पर कुछ बुक्स, है ना, आपके पास पता क्या लिखती है, आपने लिखा होगा किसी बुक्स में पढ़ा होगा, तो वैसे बेसिकली तो 7 है, ठीक है नहीं, और करके आपको यहाँ पे n इक्वल टू इन्फिनिटी भी मिलता है। समझ में आ गया बेटा कि मतलब 7 तो एग्जिस्ट कर रही है, अभी तक जितने एलिमेंट मिलते हैं उसमें मैक्सिमम 7 आपको मिल जाती हैं, क्लियर पॉइंट। उससे ज्यादा भी हमारे और कौन सी हो सकती है, और मैक्सिमम भी हो सकती है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये चीज है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मान लो मैक्सिमम हमने जितनी भी एनर्जी दी और उसके मैक्सिमम एनर्जी करने पे यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इससे इस स्टेज पे आएगा, फिर यहाँ आएगा और ज्यादा एनर्जी पे आएगा, हायर देते मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो बड़ी इन्फिनिटी है, हमने जो 8 मानी है। और जब आप एनर्जी देना बंद करेंगे और वो एनर्जी का इमिशन स्टार्ट करेगा बेटा, तो रॉड पे फिर वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है। तो ये वो देखो ऊपर से जो नीचे की तरफ एरो दिखाए गए हैं वो समझ में क्यों आया कैसे है, वो पहले जो एब्जॉर्ब करके बेटा वो एक्साइटेड स्टेट में हायर एनर्जी लेवल्स में गए, उसका नहीं बनाया है। ये जब हायर एनर्जी लेवल से एनर्जी को लॉस करने पर, इमिशन करने पर, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है, ये वो डायग्राम बनाया है। क्लियर है पॉइंट? अब पॉइंट आता है इस बात में, बच्चे लोग कहते हैं, वो समझते हैं कि हाइड्रोजन में तो बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी फर्स्ट शेल में होता है, क्लियर। तो उसके ग्राउंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की ग्राउंड स्टेट क्या होनी चाहिए, फर्स्ट, है ना, 3 होनी चाहिए। तो फिर ये क्या चीज है, यहाँ पर क्या ग्राउंड स्टेट में लौट के आते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है n बराबर 2, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो बेटा n बराबर 2 में मिलता नहीं है। इज इट क्लियर? ये n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, n बराबर 5 है। तो इस तरीके से ये क्या चक्कर है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की ग्राउंड स्टेट 2, 3 या 4, 5 कैसे होने लगे बेटा। तो बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है, तो वो कंफ्यूजन मैंने आपको यहाँ दूर किया है बेटा कि ये बेटा हाइड्रोजन एटम कब बनेगा। पहले तो हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में, गैस के फॉर्म में होगा ना, और जब हम उसको बेटा एनर्जी देंगे तो डिफरेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एनर्जी को गेन करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स है इन सबकी एनर्जी बराबर नहीं होगी, और जब भी बेटा मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन करने पे थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इनका बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन एटम्स अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो जब बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की ही एनर्जी डिफरेंट है, समझ में आया, किसी की कम है और किसी की ज्यादा है, तो जब वो ब्रेक होंगे और उनसे फ्री होने वाले जो हाइड्रोजन एटम होंगे बेटा, उनकी एनर्जी तो डिफरेंट होगी कि नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस को हीट करने पर डिफरेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं कौन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब डिफरेंट एनर्जी के हैं और जब वो बेटा ब्रेक करेंगे तो उनसे जो हाइड्रोजन एटम फ्री होंगे उनकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट, किसी हाइड्रोजन एटम की ज्यादा और किसी की कम। तो बेटा ये वही चीज है। अब हाइड्रोजन एटम की एनर्जी डिफरेंट हो गई, आगे जब उनका वो ब्रेक हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्म से जब वो एटॉमिक फॉर्म में आया तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स उनके हो गए बेटा। इज दैट क्लियर? चलो बेटा, अब आप हमको कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हो, आपने बेटा क्या हुआ, थोड़ी सी हीट दी होगी तो इलेक्ट्रॉन मानो यहाँ से यहाँ गया होगा, ठीक। ये एक साथ कई सारी स्टेज दिखाई गई, आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, मान लो सबसे लोअर एनर्जी का हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना बेटा, आपने उसको थोड़ी सी एनर्जी दी। अब आप बात हमें मॉलिक्यूल से किस पे आ गया बेटा, एटम्स पे, तो वो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी स्टॉप कर दी होगी तो डॉट पे यहाँ जाएगा, थोड़ी और एनर्जी दोगे तो बेटा यहाँ जाएगा, यहाँ से डॉट पे इधर आ जाएगा। ऐसे आप जितने, तो आप में ये डिफरेंट दिखाया है कि हाइड्रोजन है जो सबसे लोअर एनर्जी का हाइड्रोजन एटम है, उसको जो एनर्जी देने पे वो मान लीजिए अपनी ग्राउंड स्टेट से एक एनर्जी लेवल के ऊपर गया होगा, फिर डॉट पे आ सकता है अगर और एनर्जी नहीं दी होगी। और अगर यहाँ से उसको और दे दी होगी तो ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा, यहाँ से, फिर एनर्जी बंद तो डॉट यहाँ जाएगा। अगर और एनर्जी दी होगी तो यहाँ इस तरीके से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ग्राउंड लेवल 1 से मैक्सिमम बेटा कहाँ तक जा सकता है ना, n = 8 तक ही जा सकता है।
चलिए हमने तो ये तो इंफिनिटी है, एक्स्ट्रा वाली बन गई। तो ये वो लाइंस हैं बेटा कि जब ग्राउंड स्टेट 1 का मतलब सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो मैक्सिमम डिफरेंट एनर्जी लेवल से जा सकता है, ठीक है नहीं, और जब वहां से लौट के आएगा तो वो क्या होगा, है ना, डिफरेंट ही होगा, ठीक है ना बेटा। मतलब वो सबका ग्राउंड लेवल क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, लेकिन वो जहां गया जितनी एनर्जी लेके वहां से लौटेगा ना, तो लेकिन लौटने का तो स्टेज सबकी फिक्स है कि सब ग्राउंड लेवल 1 में आ रहे हैं, तो 1 से गए थे अरे, और एक ही इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट स्टेज दिखाई देगी। क्लियर है पॉइंट बेटा। चलिए अब मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से कोई एटम था वो डिफरेंट एनर्जी का था, इससे ज्यादा एनर्जी का, तो उसका ग्राउंड लेवल क्या बन गया बेटा, 1। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जब वो ब्रेक होकर हाइड्रोजन एटम बना तब उसकी एनर्जी कितनी थी, है ना, वो डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट उनकी ग्राउंड स्टेज होगी बेटा हाइड्रोजन एटम से। अब यहाँ से कोई से थोड़ी एनर्जी दोगे तो यहाँ जा गया होगा, यहाँ से अगर माना हम थोड़ी एनर्जी और दी होगी वो ये वाला ना होगा, ये वाला होगा, तो यहाँ से इस तरीके से आया। तो जब डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल से लौट के इलेक्ट्रॉन जो आता है वो कहाँ आता है बेटा, ग्राउंड स्टेट 2 में आता है, तब वो कहलाती है बाल्मर सीरीज। ये जो अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इसको एक सीरीज दिया गया। तो जो मतलब किसी भी एक्साइटेड स्टेट के लौट के जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट 1 में आता है बेटा, तो इन स्पेक्ट्रम लाइंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज होती है, उसको क्या बोला गया, लाइमन सीरीज। और जब ग्राउंड स्टेट 2 में आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, है ना, बाल्मर सीरीज। और जब डिफरेंट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लौट के बेटा ग्राउंड लेवल 3 में आता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, पास्टर्न लाइंस का स्पेक्ट्रम लाइंस की जो सीरीज होती है इसको क्या बोला जाता है, पास्टर्न सीरीज। इज इट क्लियर। ऐसे ही इसमें 4 में आया तो आपका ब्रैकेट और आगे आपका ये पिफोन। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से, और इनकी रेंज भी है, ये जैसे जो वही स्पेक्ट्रम लाइंस हैं, तो लाइन स्पेक्ट्रम लाइंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाली चीजों में आ गया, तो स्पेक्ट्रम लाइंस है, कलर बेस्ड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की याद करिए बेटा, है ना, डिफरेंट। तो ये जो लाइनिंग सीरीज बनती है इनमें जो वेवलेंथ मिलती है बेटा वो हमारी किसमें मिलती है, अल्ट्रावायलेट रेंज में मैच करती है। क्लियर पॉइंट। तो जैसे बाल्मर की विजिबल में, और ये तीनों बेटा हमारी किस होती है, इंफ्रारेड है। इज इट क्लियर। चलो बेटा, और इस पे कंपटीशन के देखो बहुत बोर्ड में भी, मतलब प्लस 2 में चलो ये चैप्टर आता नहीं है ना, लेकिन कंपटीशन में बहुत इजी और इतनी सी चीज पे भी हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो कैसे, जैसे बाल्मर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होती है, 4 ऑप्शन बन गए, n = 1, n = 2, n = 4, 3। समझ आएगी। तो बाल्मर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या है, जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन बेटा एनर्जी को लॉस करके लौट के आए, वो ग्राउंड स्टेट क्या कहलाती है आपकी, है ना, कहलाती है। अभी यहाँ बाल्मर सीरीज के लिए क्या होगी, वो n = 2 होगी। ठीक है ना बेटा। इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, वो डिफरेंट एक क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन ये कि जैसे मान लो ब्रैकेट, जो आपकी ब्रैकेट सीरीज है या मान लो पास्टर्न सीरीज है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की किस रेंज में मिलती है ना, तो आप कह सकते हो वो इंफ्रारेड रेंज में मिलती है। इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो इस रेंज में है। इज इट क्लियर बेटा। तो इस तरीके से आपको चीजें समझ में आई। तो ये हमारा क्या है, अब देखो बेटा आप भी देख रहे हो, अब एक चीज मुझे और बतानी है, 2 चीजें जो मैं रिलेट कर दूं, कि आप एक चीज ये देख रहे हो कि जैसे इनमें को गैप डिफरेंट है। तो आप जानते हो कि बेटा डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और 2 शेल्स के बीच की जो एनर्जी का गैप होता है वो बराबर नहीं होता, किसी का ज्यादा होता है तो किसी का कम भी होता है। ये वही उसी वजह से ये गैप इक्वल नहीं है, एक चीज। ठीक है बेटा। दूसरी चीज जो आप बेटा इस टाइप का डायग्राम देखते थे, आप समझ में आया कि वो क्या था, कि मान लो एक आपकी रेंज है, मान लो एक स्पेक्ट्रम है, फिर उसमें क्या है, डिफरेंट लाइंस हैं, और वो भी कभी ज्यादा होती जाती है फिर कम होती जाती है। आप देखो उसमें जैसे एक रेंज बनती है इस टाइप से, इसमें शुरुआत में क्या ज्यादा मिलेगा, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, ठीक है नहीं, फिर ज्यादा मिलेगा फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, ज्यादा मिलेगा फिर धीरे धीरे क्या हो, कम। इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं। तो देखो आप समझ में आया आपको बेटा सारा कि ये वाली लाइंस बीच का गैप, ये क्या चीजें हैं। क्लियर पॉइंट। चलो बेटा, तो इस तरीके से हम आपको एक चीज ये पॉइंट मिला, आप इसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है। तो हमारे पास जो आता है, हम जल्दी से बेटा इसको क्या, तो आपको मतलब इनिशियल स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के टॉपिक्स क्लियर हुए। ठीक है नहीं बेटा। अब देखो इसी पे एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है। आप देख रहे हो कि ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं और ये स्पेक्ट्रम्स हैं। तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो इनकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो मान लीजिए लाइनर सीरीज में कभी इलेक्ट्रॉन n = 5 से मतलब इस स्टेज से लेके ग्राउंड स्टेट 1 में आया। क्लियर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अगर मैं इस पे पॉइंट आउट करूँ
तो यहाँ n बराबर 5 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, n बराबर 2 में आ रहा है, तो क्या वो डिफरेंट एनर्जी रिलीज करेगा? भाई देखो यहाँ पर भी हमारे पास, मैं इसकी बात करता हूँ कि n बराबर 5 से इलेक्ट्रॉन यहाँ n बराबर 1 में आए, ठीक है, ग्राउंड स्टेट 1 में आए, यहाँ n बराबर 5 से ग्राउंड स्टेट 2 में आया, तो आ तो n बराबर 5 से रहा है, मतलब हायर एनर्जी लेवल तो दोनों में सेम ही है, बट ग्राउंड स्टेट बदल गया। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया बेटा? तो क्या बराबर एनर्जी रिलीज होगी? नहीं ना, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव की फॉर्म में आगे बढ़ती है, और जब वेव की फॉर्म में आगे बढ़ेंगी बेटा तो इनकी क्या होगी, एक वेवलेंथ भी होगी। ठीक है ना बेटा? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो इन्हीं चीजों के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा। एक तो ये जो स्पेक्ट्रम्स होती हैं है ना, इनकी वेवलेंथ के रिगार्डिंग, इस पर रिडवर्क ने काम किया था, ठीक है ना, तो वो रिडवर्क फिनोमेना भी होता है, तो इससे आप न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर पाओगे उन वेवलेंथ्स की। ठीक है बेटा? और एक दूसरी चीज क्या, जैसे आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से यहाँ पर, ये मान लीजिए यहाँ से भी देख लीजिए हायर एनर्जी लेवल है और उससे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, तो एक और कॉन्सेप्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना, किसी हायर एनर्जी से लोअर में आता है क्लियर इलेक्ट्रॉन, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर पॉइंट? या बाहर से आता है एनर्जी, हमें एक्सटर्नल सोर्स से बाहर एनर्जी दी जाती है, ठीक है नहीं? तो एक हम पहले इस वेवलेंथ के रिगार्डिंग जो रिडवर्क कांस्टेंट है ना, वो सारे रिडवर्क के जो फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल है ना, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ अगर टाइम रहता है तो हम उस आयोनाइजेशन पोटेंशियल को भी लेंगे। ओके, थैंक यू।